गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सारे लोगों का वेलकम करना चाहूंगा टीम केएस के यूट्यूब चैनल एंड टीम केएस के ऑफिशियल जूम प्लेटफॉर्म पे। जूम में भी पूरी जूम मीटिंग रूम फुल हो चुकी है और मैं जितने भी यूट्यूब के हमारे वेस्टिजियन हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आज का सेशन आप पूरी मीटिंग को देखेंगे। ये 1 घंटे का सेशन है और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक ऐसे शख्स को आज मैं लेकर आया हूं जो एक मिसाल है वेस्टीज के लिए, और इनको सुनकर, देखकर, इनका नाम सुनकर के न सिर्फ मैं इंस्पायर होता हूं, सारे वेस्टीजियन इंस्पायर होते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया और आज वेस्टीज में लाखों की इनकम ये कैसे कर पा रहे हैं, वो कैसे हुआ, उन सारी चीजों को जानने के लिए हम लोग चाहेंगे कि एक डिजिटल क्लैपिंग से एक वेलकम करें अपने भाई ब्रदर सैयद इरशाद अहमद जी का। और मैं सारे लोगों को कहना चाहूंगा कि आप फटाफट इस पूरे इनके लाइव सेशन को आप शेयर करिए, अपनी टीम में व्हाट्सएप करिए, फटाफट लोगों को कनेक्ट करने के लिए बोलिए। और आपको अच्छा लगे सेशन तो चैट बॉक्स में आप जरूर जो है कि आप लिखिए, ताकि इन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मैं दोबारा वेलकम करना चाहूंगा आज के सेलिब्रिटी स्पीकर सैयद इरशाद अहमद जी का। स्वागत है। थैंक यू सर। कुलविजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझको ये अवसर दिया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव लाया है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और खास करके इस प्लेटफॉर्म वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अगर किसी भी काम आया और लोगों का विश्वास बढ़ाने में मेरी कोई भी भूमिका हुई तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के गोला बाजार से बिलोंग करता हूँ। अगर बात करें तो इस सिस्टम को मैंने आज के तकरीबन 10 साल पहले जाना था, समझा था और एक निर्णय लिया था। तो ये निर्णय मेरा बहुत ही काम का था। मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मानता हूँ। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में निर्णय लेने में ही गलती कर देते हैं। जब उनको कोई अवसर मिलता है तो वो निर्णय नहीं ले पाते कि उस अवसर का लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं और आज आपसे मैं बातें करूंगा 2-3 चीजों पे। एक, वेस्टीज के पहले मेरी जिंदगी क्या थी, वेस्टीज मुझे कैसे मिली, और वेस्टीज के बाद मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा कि वो कौन से काम थे जिनको मैंने करके अपनी जिंदगी में बदलाव किया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं, जब देखा जाए तो जब मैं पैदा हुआ तो जैसा हर बच्चा पैदा हुआ होता है तो उसके घर में खुशियां होती हैं। तो मैं आप सबको बताऊं, मैं बाई बर्थ ब्लाइंड नहीं। ये ब्लाइंडनेस जो आई मेरी जिंदगी में वो आई मेरी पढ़ाई के दौरान, जब मैं 10+2 करके और बीएससी कर रहा था बायो से, क्योंकि मेरा मकसद था एक डॉक्टर बनना। मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं बड़ा होकर के एक ऐसा इंसान बनूंगा जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा और अपनी पहचान अपने नाम से बनाएगा। और मेरी ये चाहत थी कि मेरे माँ बाप जहाँ जाएं उनको मेरे नाम से पहचाना जाए, उनको सम्मान और इज्जत दी जाए। ऐसी ही मेरी सोच थी, ऐसी ही मेरी चाहत थी। बचपन की अगर बात करें तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का हूं। आप सब ने मेरी बहुत सारी कहानियां यूट्यूब पे देखी होंगी, तो मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में सिर्फ हमें 1 घंटे के अंदर इस पूरे प्रोग्राम को जो है फाउंड करना है, बाइंड अप करना है। तो इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्टली इन चीजों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरी माताजी जो थी वो एक शिक्षिका थी और उन्हीं के जरिए मेरा शिक्षा, पालन पोषण सब कुछ हुआ।
जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा सपना था, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर बनना। तो मैंने अपनी माँ से एक बार कहा था, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और इन सारे चीजों के दौरान आप जरा एक बात पे मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा, जो मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में करता हूँ, कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम में से हर इंसान, जब उसके घर कोई रिश्तेदार आता है तो अपने बच्चों से कहता है कि बेटा बताओ बताओ, अंकल को बताओ, मामा को बताओ, मौसा को बताओ, खालू को बताओ, फूफा जी को बताओ कि बड़े होकर क्या बनोगे। और जब हमारा बच्चा कहता है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और जब हमको हकीकत में ये एहसास होता है कि यार इसको पढ़ाने में इतने खर्चे आएंगे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग उस सपने को मोड़ना शुरू करते हैं और वो डॉक्टर वाला सपना धीरे धीरे कमजोर होता है। कमजोर होते होते उसको किसी डॉक्टर की डिस्पेंसरी पे सर्विस करने के लिए कह दिया जाता है और वो अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है। जरा सोच के देखिए कि क्या हम अपने बच्चों के सपनों के हत्यारे नहीं हैं? जरा सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, क्या आज हम उस सिचुएशन में हैं कि अगर हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट है, अगर हमारे बच्चों के अंदर हुनर है, अगर हमारे बच्चे उस काबिल हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं, क्या हमारी कैपेसिटी आज है कि हम उन बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हैं? अगर नहीं तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये दिन, आज का ये सेशन आपको जरूर इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि आप एक बार सोच के देखिए। मेरी जिंदगी में भी ऐसी घटना घटी और मेरी माँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे। और आप सब जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में भी 3 कैटेगरी है, लोअर मिडिल, मिडिल मिडिल और हायर मिडिल। तो हम लोग एक्चुअल में देखा जाए तो मिडिल मिडिल फैमिली के लोग थे, यानी किसी तरह दाल रोटी चल जाती थी, इज्जत बहुत थी और हमको लगता था यही जिंदगी है। तो मेरी माँ ने मुझको एक बात कही कि देख बेटा, ऐसा है कि बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे डॉक्टर बना पाऊंगी। और देख, तेरे अंदर अगर क्वालिटी है तो मेहनत से पढ़, अगर कहीं तुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तेरा एडमिशन हो जाएगा तो तू जरूर कर लेना, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। और फिर मैंने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। धीरे धीरे मेरी आंख में दर्द शुरू हुई तो लोगों को लगा शायद बहुत मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा वक्त दे रहा हूँ, इसलिए मेरी आंख में दर्द हो रहा है। डॉक्टरों ने भी शुरुआत में समझा कि ये मायोपिया है और धीरे धीरे मेरी आंख की रोशनी कमजोर होने लगी। और जैसे ही मैं बीएससी में एडमिशन करा के बीएससी प्रीवियस कर रहा था, मेरी आंख की रोशनी चली गई। बाद में पता चला कि ये एक बीमारी है जो रेटिनोपैथी पिगमेंटोसा है और इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। तो मैं इस तमाम डिटेल्स के बारे में आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वेरियस आइकॉन नेक्स्ट जनरेशन की मीटिंग्स की है और उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मैंने बताई है, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, वेस्टीज मीडिया पे, तो आप वहां जाके भी मेरी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ बहुत साफ है कि मेरी माँ के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में थी। और जॉब करके जो मैंने समझा है वो एक बात समझी है कि दाल रोटी खाई जा सकती है, जिंदगी चाहतों वाली नहीं जी जा सकती है, जिंदगी काटी जा सकती है, जिंदगी चाहतों वाली नहीं जी जा सकती। मैं अक्सर अपने सेमिनार्स के अंदर एक बात कहता हूं कि नौकरी, जो इंसान जब नौकरी करता है तो उसकी जिंदगी में एक अवसर आता है जब वो 10 दिन बहुत गर्म रहता है, उसके बाद 10 दिन उसके नरमी में आ जाते हैं और उसके बाद के जो 10 दिन होते हैं वो बेशर्मी में जीता है। शायद हो सकता है आप में से जो लोग नौकरी कर रहे हों वो इस बात से इत्तेफाक करते हों। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप प्लीज, जो लोग भी नौकरी करने वाले लोग हैं, मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा। मेरा मकसद उनको कहीं से हर्ट पहुंचाना नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी की जो परवरिश हुई उसी नौकरी की तनख्वाह से हुई थी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उन लोगों की, लेकिन जरा सोच के देखिए कि क्या आप जो 6 से 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और उससे जो आपको आमदनी आती है, सोच के देखिएगा क्या उससे आपकी चाहतों वाली जिंदगी आप जी लेते हैं?
माय डियर सर, मैं आप लोगों से एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जिंदगी एक बार मिली है, ये अवसर एक बार मिला है और दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्या हमें अपनी जिंदगी में इस अवसर को सही तरीके से भुनाना नहीं चाहिए? इस अवसर का सही तरीके से, इस जीवन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? और क्या हमें अपनी जिंदगी को चाहत वाली जिंदगी में नहीं बदलना चाहिए? ये आपको सोचने की जरूरत है। जब मेरी आंख खराब हो गई तो मेरे परिवार में मातम सा छा गया, और जाहिर सी बात है कि हर इंसान के घर में अगर कोई घटना ऐसी घटे तो उसके परिवार में ऐसा ही होगा। मैं तो डिप्रेशन में चला गया, मुझे लगा यार मेरी जिंदगी में क्या हो गया, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिछले कई साल जब इसमें गुजरे मेरे, धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जा गया और मुझे लगा यार जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए। आज कहना बहुत आसान है, लेकिन जब वो दर्द, वो दौर याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार कैसी जिंदगी मैंने जी, क्या क्या मुझे सुनने को मिला। और जिस चीज से मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि लोग बेचारा एलर्जी वाली शब्द इस्तेमाल करते थे, मुझे लगता था यार मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि मेरी जिंदगी में ये हो गया। धीरे धीरे इन तमाम चीजों से जिंदगी में जूझता रहा। बहुत बार मन में ख्याल आया सुसाइड कर लिया जाए, और कई बार मैंने अंदर ही अंदर प्रयास भी कर डाले। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर को कुछ और मंजूर है, रब्बे कायनात को कुछ और ही मंजूर है, तो वो आपको मौका देता है जीवन को बदलने का। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया और उसने कहा कि देख बेटा, ऐसा करते हैं कि तू जा, पढ़ा लिखा है और कहीं जॉब कर ले। और मैंने कहा ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? उसने कहा जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। मैंने कहा यही तो बात है मम्मा, बुरा नहीं मानना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता, मैं अपनी जिंदगी काटना नहीं चाहता, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि एक ब्लाइंड अगर ये शब्द बोले तो एक तो आंख खराब है, लोग ये समझते हैं कि अब उसका दिमाग भी खराब है। तो लोगों ने ये समझना शुरू किया कि लगता है मैं कुछ कुछ मेंटल भी हो गया हूं। तो लोगों ने कहा अरे मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दर्द, परेशान नहीं हो, जिंदगी जीना ही है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, जॉब कर लो। एट लास्ट मुझे अपनी फैमिली को ये बोलना पड़ गया कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उनके प्रेशर्स में मैंने एक दो इंटरव्यूज दिए, वहां जाके सारी डिटेल समझी, और तब मुझे लगा कि यार जो मैं सोचता हूँ वही सही है, यहाँ भी आकर के मेरी जिंदगी कटेगी, और मैं जिंदगी काटना नहीं चाहता, मैं जिंदगी दया भाव से जीना नहीं चाहता, मैं अपनी जिंदगी में एक इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहता था और जिंदगी जीना चाहता हूं, इसलिए मैंने नौकरी को गले नहीं लगाया। अब दूसरी चैलेंज शुरू हुई जब मैं अपने घर वालों के पास गया इंटरव्यू देकर, और मैंने ये डिसीजन बता दिया कि मुझे जॉब नहीं करनी है। तो उन लोगों ने कहा कि तब करोगे क्या? और बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिली, आप यकीन नहीं मानेंगे, घर के अंदर ही लोगों ने कह दिया जब इंसान को बैठे बैठे खाने को मिलता है ना तो बहुत लंबी लंबी बोली निकलती है। जब अब इनको क्या पूछना है, लोगों ने यहां तक कहा कि अब इनको क्या पूछना है, दिखाई देता नहीं है, बड़ा अच्छा बहाना है, लोग से कह देंगे भाई हमको दिखाई नहीं देता है, अभी क्या करेंगे, और माँ बाप तो बैठा के खिलाएंगे। लेकिन मेरी माँ ने मुझको बहुत ईमानदारी से, बहुत समझदारी से एक बात समझाई। उसने कहा देख बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे खाने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन तेरा क्या होगा। और देख बेटा, मैं चाहती हूं कि मेरे जिंदगी में जिंदा रहते हुए तू अपने पैर पे खड़ा हो जा। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि जिन दिनों की ये बात है मुझे इतनी समझ थी नहीं, मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी। अब मैंने उससे ये बात कही तो उसने कहा क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं एक दुकान खोलूंगा, क्योंकि एक्चुअल में उस समय जो मेरी समझ थी उस समझ के हिसाब से यही लगता था कि दुकान एक बिजनेस है। ये तो बाद में पता चला कि एक्चुअल में ये बिजनेस नहीं, ये भी एक स्वयं के रोजगार की कैटेगरी में आता है, और यह 95% लोगों की कैटेगरी में आता है जो कि अपनी जिंदगी किसी तरीके से काट रहे हैं। मैंने दुकान खोली और
बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मुझसे, अभी भी पूछते हैं कि जब आप ब्लाइंड हो गए तो दुकान चलाए कैसे। एक्चुअल में वो मेरी जिद थी, मैंने दुकान खोली, कुछ लोगों को अपने साथ रखा, दुकान चलाई, लेकिन मुझे 2 साल चलाने के बाद बहुत सारी हकीकत समझ में आई। और जब हकीकत समझ में आई तो मुझे लगा कि यार जो मैं चाहता हूं वो यहाँ से पूरा होने वाला नहीं है। और इन दौरान मैंने पीसीओस पे भी देख लिया था, क्योंकि कोई ऐसी रास्ते बचे नहीं थे। मैंने ये बात समझ ली कि यार क्या करना है। धीरे 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 करके मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 5 साल तक उसको चलाया। 5 साल चलाते चलाते मैं 12 लाख रुपए के कर्ज में आ गया। और धीरे धीरे मुझे लगा यार अब क्या होगा, मैं जो चाहता हूं वो यहां से नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगा यार मैं कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूं, मेरी सोच गलत तो नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। इस तरह के बहुत सारे विचार आपके भी मन में आएंगे, और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के विचार मेरे दिमाग में डालने की कोशिश की। मेरे एक बड़े अच्छे जान पहचान के थे ज्योतिषाचार्य, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे यार तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, ये है वो है, तुम जिंदगी भर ऐसे ही जियोगे, तुम बिना मतलब काहे के लिए सब काम कर रहे हो, अरे जाओ कहीं कोई नौकरी उकरी मिल जाए तो कर लो, आराम से 10-15 हजार रुपए महीना मिलेगा और उससे आराम से जिंदगी कट जाएगी। मैं बड़ा अजीब तरीके से बात सोचता था। मैं सोचता था यार 10-15 हजार रुपए में आदमी क्या खाएगा, और भविष्य में अगर शादी करेगा तो बीवी को क्या खिलाएगा, अपने माँ बाप की क्या सेवा करेगा, अपने भाई बहनों की कैसे मदद करेगा, इस 10-15 हजार रुपए वाली जिंदगी में वो करेगा क्या क्या। मुझे वो बात समझ में नहीं आई। एक दिन की बात है, मैंने अपनी माँ से जाके एक सवाल पूछा। मैंने कहा मम्मा लोग अमीर कैसे बनते हैं। तब तक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा देख बेटा, ऐसा ईमानदारी से काम करने वाले लोग अमीर बनते नहीं हैं, और जो लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं वही अमीर बन पाते हैं। मेरी माँ भी गलत नहीं थी। क्यों गलत नहीं थी? क्योंकि जो उसको पता था, जो उसका एक्सपीरियंस था, उसने मुझसे बताया। अब बात आई, मुझे ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें, धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ रखी थी। तो मैंने उसको एक बात कही, देख मम्मा फला थे, वो बहुत अमीर थे, वो तो 2 नंबर के आदमी थे नहीं, तो फिर वो अमीर कैसे हो गए। बहरहाल मुझे इसका जवाब मिला नहीं, और मैं इसकी जवाब की तलाश करना शुरू कर दिया। और जब मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था तो मेरे पास ब्रॉडबैंड सर्विस तब भी थी, और मैंने उस सिचुएशन में बहुत तलाश किया। और तभी मेरे एक टीचर ने मुझे एक किताब सर्च करके सुनाया। उस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। और उसमें अमीर बाप और गरीब बाप की बात समझ में आई, और मुझे लगा हाँ यार यही जिंदगी तो अपनी है। तभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना कि एक इंडस्ट्री है जहां से आप पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। अब बिग बिजनेस ऑनर की बात आई, तो जब बिग बिजनेस ऑनर की कैटेगरी में जाने की बात आई तो बहुत सारी सिचुएशन को समझा, और मुझे लगा यार ये मेरे बस का नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, ना मार्केट की समझ है, यानी मैं बिग बिजनेस ऑनर नहीं बन सकता। तभी मुझे एक बात और पता चली कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने आप को जो है बिग बिजनेस ऑनर की कैटेगरी में, एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में ले जा सकते हैं। जब ये बात मुझे समझ में आई, पता चली, अब मैंने उसकी जांच पड़ताल, उसकी छानबीन करनी शुरू की, और तभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला। और आपको जान के बहुत मजा आएगा कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 72 कंपनियों का प्लान खंगाल डाला। मजे की बात यह थी कि मैंने कोई कंपनी ज्वाइन ही नहीं किया, और मेरे बारे में मेरे इलाके में एक बात कहा जाने लगा कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे निगेटिव बंदा है, इसके पास जो प्लान लेके जाता है ये उसी को निगेटिव कर देता है। ऐसा ही था मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास कितनी बाइनरी कंपनी वाले आए, मैट्रिक्स वाले आए, फाइनेंस कंपनी वाले आए,
इंश्योरेंस सेक्टर के लोग आए, और जब वो आते थे, अगर कोई नया बंदा आ गया तो मैं, मेरी बात से ही वो खुद ही निगेटिव हो जाता था, मैं उसको निगेटिव करता ही नहीं था। मैं उससे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता था जिसका जवाब वो दे नहीं पाता था, और मैं कहता था कि जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तब मेरे पास आइएगा और मुझसे बातचीत कीजिएगा, मुझे एहसास कराइएगा, मैं जरूर करूंगा। तभी मुझे प्रोडक्ट बेस्ड बहुत सारी कंपनियों के लोग भी मुझसे मिलने लगे, और इसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे यहाँ एक विजय भैया थे, वो जब उनके पास कोई नेटवर्क लेके आता था तो वो फोन करते थे और कहते थे भाई कहाँ हैं आप। मैं कहता था घर हूँ या ऑफिस हूँ, तो कहते थे मैं बाइक भेज रहा हूँ, जरा सा मेरे यहाँ आ जाइए। तो मैं जाता था तो कहते थे कि भाई ये एक लोग हैं आए हुए हैं, मैंने इनसे कह दिया है कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। ये तो बाद में पता चला कि एक्चुअल में वो मुझे बुलाते इसलिए थे क्योंकि मैं जब सवाल पूछता था तो लोग उठ के चले जाते थे, और वो इस बहाने से वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से बच जाते थे। तभी मुझे बहुत सारी विदेशी कंपनियों के बारे में भी पता चला, उनका भी प्लान देखा, लेकिन वो प्लान मुझे समझ में आया नहीं। इसके बाद मैंने जो है इस तरीके से वेस्टीज का प्लान देखने का अवसर मिला, और जब वेस्टीज का प्लान देखने का अवसर मिला तो जिंदगी में मजा आ गया। प्लान देखा मैंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु, अपने मेंटर, अपने बड़े भाई। मैं चाहूंगा कि मैं जब उनका नाम लूं तो जबरदस्त वाली ताली आप जहां बैठे हो जोर से बजाइएगा, और वो है डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर रमेश नारायण राय। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है, आप जब मिलेंगे ना तो उनके बिल्कुल कायल हो जाएंगे, आप उनके भक्त हो जाएंगे। बहुत मस्त इंसानियत वाली क्वालिटी, उनसे मैंने इस बिजनेस को सीखा, मैंने इसको समझा। मैंने उनसे एक सवाल कहा कि भाई मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे इस प्लान को समझना है, इसकी अर्थमेटिक समझनी है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसकी अर्थमेटिक क्या समझ पाएंगे। मैंने कहा सर मुझे समझने तो दीजिए। और यकीन मानिए जब मैंने इस प्लान को देखा, सब कुछ समझा, तो मैंने कहा इस प्लान में जाता कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी बदल सकती है। बड़ा मजा आया, मुझे लगा यार अब क्या पूछना है, अब तो मजा आ गया। मैं खुशी खुशी अपने घर गया, जैसा आप में से बहुत सारे लोग आज भी जाएंगे अगर नए होंगे तो। मैं घर गया, अपनी माँ से ये बात बताया, और जैसे ही बताया मानो ऐसा फील हुआ कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरा पूरा घर मेरे ऊपर बरस पड़ा और कहा बस यही अब बचा है, और कुछ नहीं बचा है, यही सब काम बचा है, अब यही करोगे, लोगों को बेवकूफ बनाओगे, लोग बर्बाद हो जाते हैं। फला को देखो, उनका लड़का बर्बाद हो गया, उनकी लड़की बर्बाद हो गई, उनका भतीजा बर्बाद हो गया, फलाने खुद बर्बाद हो गए। इस तरह की बात होने लगी। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। मैं सोच रहा था यार इसमें बर्बाद होने वाली चीज है क्या, इसमें जा क्या रहा है कि लोग बर्बाद हो जाएंगे। बहरहाल मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने जब वो सारी बातें की, डिस्कस किया, उन लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता है। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई, डिस्कस हुआ, बहुत सारी बात हुई। एट लास्ट रात को 12 बजे मैंने ये बात कह दी कि मुझे 1 साल अपनी जिंदगी में जीने का मौका दे दीजिए। अगर 1 साल में मैं प्रूव नहीं कर पाया कि ये इंडस्ट्री लोगों की जिंदगी बदलती है, तो 1 साल बाद आप जो कहिएगा मैं वही कर लूंगा। अगर आप कहिएगा नौकरी कर लो तो मैं नौकरी कर लूंगा। अब वो भी मेरे गार्जियन थे, उनको भी मेरी औकात पता थी। उन्होंने भी अब नहले पे दहला मारा, कहा ठीक है बेटा मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद तुझे घर से 1 रुपया नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? हाँ करेंगे या गिव अप कर देंगे? मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग गिव अप कर देंगे, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा शर्त मंजूर है। बड़े मजे की बात यह है कि जब मैंने ये बात बोली कि शर्त मंजूर है, मेरे पॉकेट में सिर्फ 60 रुपए थे। मैंने कहा आज के बाद 1 साल तक मुझे कोई कीड़ा कांडी नहीं करेगा, कोई उंगली नहीं करेगा, मैं जो चाहूंगा अपनी मर्जी का करूंगा।
एक बात और साफ कर दीजिए कि 1 साल तक मैं आपके घर में आकर के खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा, यहाँ आके सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि कल चल के कोई ये ना कहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे। अब तो उन लोगों को उल्टा लग गया, उन लोगों को लगा यार क्या हो गया। मैंने कहा हाँ, मुझे जिद है, मैं 1 साल अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। तो लोगों ने पूछा क्या अभी तक तुम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी रहे थे? मैंने कहा जी रहा था, लेकिन बहुत सारे आपके राय मशवरे और प्रेशर के साथ, लेकिन ये काम मेरे टेस्ट का है, मुझे इस काम को करना है। मैंने इस काम को करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय मैं बदल नहीं सकता। बात वहीं पे तय हो गई और फिर मैंने रमेश सर को फोन किया। मैंने कहा बॉस ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको पैसा दूंगा? मैंने कहा मैंने आपसे पैसा मांगा? मैंने तो आपसे पैसे की बात ही नहीं की। मैंने आपको बताया ऐसी सिचुएशन आई है और मेरे पास 60 रुपए हैं और मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं वेस्टीज करूंगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूं। वो आए मेरे पास और मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझको प्लान दिखाया फिर से और मैंने उनसे 3 बार प्लान समझा। उनसे मैंने पूछा सर इसमें करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा भाई देख, प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना पड़ेगा। मैंने कहा सर आप कह रहे हैं दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मुझे तो दिखाई देता नहीं। बड़े मजे की बात है कि मेरे उस पथ प्रदर्शक ने कितनी बढ़िया बात मुझसे कही। कहा देख भाई, तुझे देखना नहीं है, तुझे दिखाना है। तू ब्लाइंड है, पूरी दुनिया ब्लाइंड नहीं है। बहुत आंख वाले मिल जाएंगे, दिखा प्लान सबको। मैंने प्रोडक्ट पे जानकारी लेनी शुरू की, उसके लिए बहुत सारे कीड़े कांडी किए, लेकिन धीरे धीरे मैंने लोगों से प्रोडक्ट की बातचीत की और 4 से 5 दिन बाद मैंने ऑर्डर कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके सर को फिर फोन किया। मैंने कहा सर कुछ पैसा मेरे पास कलेक्ट है, कुछ ऑर्डर कलेक्ट है। और उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा हाँ। कहा बिना प्रोडक्ट के पैसा? मैंने कहा हाँ। मैंने साफ साफ कह दिया अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए पैसा दीजिए, 4 दिन बाद प्रोडक्ट मिलेगा। लोगों ने कहा और लोगों ने मुझको दिया। कहा ठीक है प्रोडक्ट का ऑर्डर बताओ। मैंने उनको ऑर्डर बताया, उन्होंने प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए, क्योंकि आज आप सब लकी हैं कि हर जिले में एक नहीं कई कई डीएलसीपीज और ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। जब हमने इस काम को शुरू किया था तो सेंटर्स इतने आम नहीं थे। फैजाबाद से माल आता था और फैजाबाद मेरे घर से 200 कुछ किलोमीटर की दूरी पे था। इतना आसान नहीं था मेरे लिए इस काम को करना। मैं भी चाहता तो बहाना बना सकता था, मैं भी चाहता तो लोगों से कह सकता था भाई क्या करूं, दिखाई देता नहीं है और मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं, अब जिंदगी में नहीं आ रहा है तो क्या करूं, मेरी किस्मत में ऐसा ही है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, किस्मत में क्या है यह आपको कैसे पता? हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो कि मेहनत कर जिंदगी बदलेगी, और आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, आप सही राह पे चल ही नहीं रहे हैं, तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? जरा सोच के देखिएगा। मैंने इस काम को शुरू किया, पहले महीने बहुत सफलता नहीं मिली, दूसरे महीने कुछ लोग आए। आज मैं देखता हूं मेरी टीम में भी और बहुत सारी टीम में भी लोग 2 4 6 8 10 लोगों को मिल लेते हैं और कहते हैं भाई कोई सुन नहीं रहा, ये काम होने वाला है नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने 20 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों ने साफ मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा आपको दिखाई देता नहीं, आप मुझे क्या दिखाएंगे। कुछ लोगों ने कह दिया तो खुद तो अंधे हैं, आप मेरी जिंदगी के बारे में क्या बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैंने जब 21वें आदमी को प्लान दिखाया तो उस आदमी ने कहा हाँ भाई आपका प्लान तो बहुत जबरदस्त है, करने लायक है। मैंने कहा आइए मिलके करते हैं, हम और आप मिलके करते हैं कि इतिहास बनाते हैं। उस आदमी ने ज्वाइन किया, मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर आज मुझे प्लान दिखाने आ गया। कहा कैसे? मैंने कहा सर आज ज्वाइनिंग है। उन्होंने कहा शाबाश।
और इस तरीके से काम शुरू किया। चौथे महीने मैंने सिल्वर मेंटेन किया और मेरी आमदनी आई 12,000 रुपए। बड़े मजे की बात, मैंने पैन कार्ड लगाया ही नहीं और 20% टीडीएस कट गया। 2,500 रुपए मेरे टीडीएस कट गए। बड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि पैसे के लाले थे और उसमें 2,500 टीडीएस कट जाए, लेकिन बहुत यादगार है, आज भी याद रहता है। मैंने अपनी माँ को अपना चेक ले जाके दिया। मैंने कहा मम्मा ये मेरी चेक है। मेरी माँ बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उसने कहा बेटा रियल में? मैंने कहा हाँ रियल में। उसने कहा ये हर महीने आएगा? मैंने कहा ऑफ कोर्स हर महीने आएगा। उसने कहा अगर मैं मम्मा ये बिजनेस करूंगा तो ये हर महीने आएगा। और 8,500 रुपए मेरे पास आए थे, मैंने अपनी माँ को दिया, उन्होंने ले जाके बैंक में डाला, वो पैसा क्लियर हुआ। मेरी माँ को बहुत खुशी हुई। फिर अगला महीना आया, मैंने इस काम को शुरू किया था। 25 तारीख गुजर गए और मात्र 1300-1500 पीवी हुई थी। मुझे लगा मैं नॉन क्वालिफाई हो जाऊंगा। मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर मुझे लगता है नॉन क्वालिफाई हो जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ हो जाओगे। क्या बात कर रहे हैं? कहा हाँ भाई हो जाओगे, नॉन क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फोन रख दिया। रात को 10 बजे उन्होंने फोन किया, क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई आप ऐसा बात कह दिए। उन्होंने कहा हाँ भाई अगर तुम यही बार बार सोचोगे कि हम नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे, हम नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे, तुम नॉन क्वालिफाई हो जाओगे। मैंने कहा तो? उन्होंने कहा सोचना शुरू करो कि तुम क्वालिफाई हो। मैंने यही फार्मूला अपनाया। बड़े मजे की बात है, 25 तारीख तक 1300-1500 पीवी थी और 30 तारीख आते आते मैं 3,000 पीवी से ब्रॉन्ज मेंटेन कर पाया। फिर चेक आई लेकिन पहले से कम आई, तो मैंने अपनी माँ को ले जाके दिया। तो मेरी माँ ने पूछा देखा कहती थी ना? मैंने कहा हाँ मम्मा, यही तो इस बिजनेस की पोटेंशियल है, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई सैलरी नहीं है कि एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई। आगे चलता गया चलता गया चलता गया। 8वें महीने की चेक 11,000 रुपए आई, 9वें महीने 25,000 रुपया आया, 10वें महीने 32,000 रुपया आया, 11वें महीने 38,000 रुपया आया और 12वें महीने की चेक आई 50,000। मेरा 1 साल का कमिटमेंट पूरा हुआ। मैंने अपनी मम्मा के साथ बैठ के हिसाब किताब किया। मैंने कहा बोल मम्मा अब क्या कहती है, इस काम को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और मेरी माँ का जो जवाब था उसने मुझको आज तक ताकत दे रखी है। उसने कहा देख बेटा, दुनिया में इस काम को छोड़ना नहीं, ढंग से करना। मैंने 30 साल नौकरी करके 50,000 कभी नहीं एक महीने में कमाया। तेरा ये काम बड़ा शानदार है जो 1 साल में 50,000 देता है, और मुझे यकीन है अगर तू ऐसे ही करता रहा तो एक दिन 5 लाख आएगा और लोग भूल जाएंगे कि तू अंधा है। लोग तेरे शर्ट में बटन बंद करने को और तुझे जूता पहनाने को भी तैयार हो। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में वो दिन आया और मैंने अपनी माँ के कहने पर इस काम को आगे जारी रखा, क्योंकि मेरी शर्त के हिसाब से यही था। और वो कहती भी तो शायद मैं इस काम को छोड़ता नहीं। और मुझे इतना यकीन था कि मेरे इस कामयाबी के बाद कोई गार्जियन नहीं कह सकता कि छोड़ दो। फिर धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया, लेकिन ईश्वर को, कुदरत को, रब को कुछ और मंजूर था। मेरी माँ कोमा में चली गई और वो बीमार पड़ के उसका उसी महीने इंतकाल हो गया। मेरे लिए वो दिन बहुत अजीब सा दिन था, लेकिन मरने से पहले वो कोमा से होश में आई और उसने मुझे बुलाया। मैंने कहा हाँ मम्मा। उसने कहा बेटा देख, मैं तुझे एक बात कहती हूँ, मैं अब बचूंगी नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे इन बच्चों का ख्याल रखना और इनकी पूरी तरीके से देखभाल करना। मेरी माँ ही अपने घर की अर्निंग मेंबर थी, बट उसके जाने के बाद मैंने अपने घर को संभाला, अपने बहनों की पढ़ाई लिखाई सब जारी रखी। और आज मेरी 2-2, 3-3 बहनें टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब हैं उनका, सबकी शादियां हो गई हैं और बहुत अच्छी फैमिलीज में वो रह रहे हैं। सब खुशहाल हैं, मस्त हैं, और मैंने भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया।
उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। 21वें महीने मैंने अपने लिए पहली कार फोर्ड फीगो टाइटेनियम लिया। अभी मेरे पास शेवरलेट की सेल्सियडॉन है और मेरा अपना एक टारगेट है कि मैं 2022 में फिर से अपने लिए एक बेहतरीन कार लेने वाला हूं। मैंने इसके ट्रैवल फंड से मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देशों का सफर किया, स्टार क्रूज पे जाकर के एंजॉय किया। लोगों ने मुझसे पूछा आप तो अंधे हैं, आप क्या करने गए थे? मैंने कहा मैं ये दिखाने गया था कि इस इंडस्ट्री से एक अंधा इंसान भी विदेशी धरती पे जाकर, विदेशी चीजों पे भी जाकर अपनी जिंदगी को जी सकता है, अपनी मर्जी से जी सकता है। ऐ आंख वालों सुनो, आओ इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरी भी चाहत है, मेरी आंख खराब है लेकिन मेरे दिल और दिमाग नहीं खराब है। मेरी भी चाहत है कि मैं भी घूमूं, मैं भी नई नई जगहों पे जाऊं, मैं भी दुनिया की तमाम लग्जरियस को जीऊं, और सो मैंने किया। अभी मैं हाउस फंड अचीवर भी हूं, मैं अपने लिए गोरखपुर में अपना मकान भी बनवाने वाला हूं, और ये सारी चीजें मैं कर पाया। आपको क्या लगता है मेरा ये सफर बहुत आसान था? जी नहीं, मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 60 रुपए से शुरुआत किया था, ब्लाइंड था, गाड़ी चला नहीं सकता था, साइकिल चला नहीं सकता था, इसलिए पैदल चलना पड़ता था, टो के चलना पड़ता था। इतना आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक काम किया, गिव अप नहीं किया। लगातार 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 अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए काम करता रहा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। तो ठानना है हमको, अपनी जिद को आगे बढ़ाना है, और कामयाबी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कामयाबी हमको लेना है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। बात आती है इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, इस इंडस्ट्री ने जो मुझे दिया वो शायद कोई नहीं दे सकता। इस इंडस्ट्री ने मुझे अपनी एक पहचान दी, और जो मेरा सपना था कि मेरे माँ बाप को लोग मेरे नाम से जाने, सो मेरी जिंदगी में, अपने माँ बाप की जिंदगी में मैंने वो सपना पूरा किया। मेरे पापा एक बार बीमार पड़े, और बहुत जो है खतरनाक तरीके से बीमार पड़े। इस इंडस्ट्री की देन थी कि इस ब्लाइंड लड़के ने अपने बाप की सेवा करने का अवसर पाया। अगर ये इंडस्ट्री मेरे पास नहीं होती तो मैं आपको यकीन के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं उनको जो फैसिलिटीज दे पाया, मैं उनकी जो खिदमत कर पाया, शायद नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास ना उतनी फैसिलिटीज होती, ना मेरे पास उतने पैसे होते। एक ब्लाइंड इंसान क्या करता, फिर वो रोता और लोगों से कहता भाई क्या करूं। इस इंडस्ट्री ने, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी टीम ने, मेरे पापा को 22 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी थी जब वो 45 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में एडमिट थे। मेरी टीम ने 16 यूनिट ब्लड दिया था। आप जरा सोच के देखिए, जहां रिश्तेदार नातेदार 1 यूनिट ब्लड देने से कतराते हैं, आप इस इंडस्ट्री की खूबसूरती को समझिए कि इस इंडस्ट्री ने आपको 1 नहीं 2 नहीं 16 यूनिट ब्लड दिया। माय डियर सर, इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या नहीं दिया। आज मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, और आज मैंने रमेश सर को भी एक बात कहा, सर हम बहुत लकी हैं कि आज हम सब इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। आप जरा सोच के देखिए, पिछले मार्च से लेके अभी तक कोविड सिचुएशन में, इस लॉकडाउन की कंडीशन में कितने लोगों की नौकरी चली गई। अभी एक सर्वे के मुताबिक मात्र 2021 अप्रैल से मई के बीच में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी। लेकिन जरा सोच के देखिए हम कैसी इंडस्ट्री में हैं, कितनी शानदार इंडस्ट्री है ये, जहां पे हम घर के अंदर रहते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए अपनी टीम को बूस्टअप कर रहे हैं, और हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं। आमदनी आ रही है, घर के खर्चे मैनेज हो रहे हैं, और तो और हम लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और मेंटल भी तरीके से हम लोगों को पॉजिटिव कर पा रहे हैं। जहां आज लोग नकारात्मकता की सोच में डूबे हैं, हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आ पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री को पहचानिए। ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है।
ये जिंदगी में आपके 4 चांद लगा सकता है, लेकिन ये इंडस्ट्री आपसे कुछ कीमत मांगता है, वो कीमत आपको देनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री आपको कुछ सीखने के लिए कहता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री आपको कुछ करने के लिए कहता है, वो इंडस्ट्री आपको करनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री आपसे पेशेंस मांगता है, सब्र मांगता है, धैर्य मांगता है, वो आपको देना पड़ेगा। आपको सब्र रखना पड़ेगा और आपको लोगों की ना सुनने को तैयार रहना पड़ेगा। अगर ये सब आप करते हैं तो ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, और आपकी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। बस सोचने की हिम्मत तो करो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक बात और कहना चाहूंगा कि वेस्टीज ने अपने 17वीं सालगिरह पे जो अमेंडमेंट किया है अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर, ये इतना शानदार है कि अगर हमने इस मार्केटिंग प्लान को सही तरीके से लिया और अपनी टीम में ब्रॉन्ज और डायरेक्ट गोल्ड और सिल्वर लेवल के लोगों को इनहेंस किया, तो यकीन मानिए उनकी चेक बढ़ेगी, उनके घर में खुशियां आएगी। और जाहिर सी बात है कि हमारे तो बिजनेस का सिद्धांत ही है कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है। अगर आप सफल होंगे, अगर हमारे लोग सफल होंगे, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इतना ही नहीं, चैलेंजेस की अगर बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस काम को शुरू किया था, मैं 2 बार मोटरसाइकिल से लड़ गया, क्योंकि मैं सड़क पे पैदल चलता था, किनारे चलता था। इतना पैसा नहीं था कि शुरुआत में मैं कुछ वहन कर पाऊं। मैंने 2-2 दिन भूखे रह करके इस काम को किया है, रात सड़कों के किनारे गुजारी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी टीम के साथ जो कमिटमेंट किया, मैं उस कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। मैंने जिसको कह दिया कि इस डेट पे, इस टाइम पे आपके पास आऊंगा मीटिंग करने, चाहे कोई मिला नहीं मिला माय डियर फ्रेंड्स, मैं उनके पास गया, उनकी टीम की मीटिंग किया, उनको ट्रेनिंग किया। मैंने अपनी जबान से कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी अपनी जिंदगी में बहाने नहीं बनाए। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, बट कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये तय आपको करना है कि आप अपने आप को तोड़ेंगे या रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैंने ये तय किया है कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। मेरा एक ड्रीम है कि आने वाले 15 नवंबर 2024 को मेरी टीम के अंदर 100 मिलेनियर्स फैमिलीज हों, 100 मिलेनियर्स फैमिलीज। और मैं इसके लिए बजाबता इस लॉकडाउन के अंदर भी काम कर रहा हूं, नई नई ट्रेनिंग्स ले रहा हूं, नई नई चीजें सीख रहा हूं, और सीख ही नहीं रहा हूं, अपनी टीम को सिखा भी रहा हूं। इसके लिए मैंने उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया है, यूट्यूब चैनल्स का यूज किया है। मैंने अपनी टीम की ट्रेनिंग्स के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है, सैयद इरशाद अहमद, जिनके माध्यम से जाकर के अभी मैंने उसको इसी महीने बनाया है, और इस चैनल पे जाकर के मैं अपने लोगों को नई नई ट्रेनिंग्स देने की कोशिश कर रहा हूं, नई नई चीजें दे रहा हूं, ताकि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें और अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़ें। क्योंकि मेरा एक सपना है कि 15 नवंबर 2024 हमारी टीम के अंदर कम से कम 100 मिलेनियर्स आवे, 100 मिलेनियर्स फैमिलीज हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा अपना एक सपना और है कि मैं मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊं कि जब मैं मरूं तो न्यूज चैनल्स पे एक रिले न्यूज हो कि इस दुनिया से एक लीजेंड पर्सनालिटी चला गया, जो खुद देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसने लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी की राह दिखा दी। ये मेरा सपना है और मैं इस सपने के लिए जीता हूं। क्या आपके पास कोई ऐसा कोई सपना है? अगर हाँ, तो आपकी जिंदगी को जीने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके मन में कोई ऐसा सपना है जो आप बचपन से देखते आए हैं और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज प्लेटफॉर्म आपको वो अवसर देता है कि आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। मैं अपनी टीम की ट्रेनिंग के चक्कर में एक बार 6 फीट गहरे गटर में गिर गया, लेकिन मैंने इस काम को गिव अप नहीं किया। मैं एक बार ट्रेनिंग दे करके रात में आ रहा था, मैं एक ट्रक से लड़ गया, मेरा सर फट गया, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना किसी से कंप्लेन करने गया। सिर्फ एक बात जानता हूं, मेरी अपलाइन मेरे गुरु रमेश नारायण राय ने मुझको एक बात सिखाई थी कि कंप्लेनर नेवर क्रिएट एंड क्रिएटर नेवर कंप्लेन। और ये लाइन मैं हमेशा याद रखता हूं।
कि कंप्लेनर नेवर क्रिएट बट क्रिएटर नेवर कंप्लेन। मैं क्रिएटर हूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, प्रॉब्लम डिलीवर करने वाला नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनना चाहते? क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना नहीं चाहते? क्या आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना नहीं चाहते? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अब सिस्टम से प्लग होना पड़ेगा, आपको सिस्टम से टच होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और सीख करके आगे बढ़ना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के एक सवाल होंगे कि बचपन से अभी तक तो सीखते ही आए हैं। हाँ, बिल्कुल सीखते आए हैं, लेकिन जो शिक्षा हमने अभी तक ली है स्कूलों में, वो शिक्षा हमें एक अच्छा नौकर कैसे बना जाए, कैसे अच्छी नौकरी की जाए, वो सिखाता है। कैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना जाए, कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए, कैसे एक अच्छा लीडर बना जाए, ये नहीं सिखाती। और इसको सीखने के लिए आपको फिर से ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स की जरूरत पड़ेगी। आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको इतना बात कहना चाहूंगा कि आप सब बहुत ही लकी हैं कि आप टीम केएस के हिस्सा हैं। आप जम के सपना बनाइए, अपनी अपलाइन के साथ प्लग होइए, सिस्टम के साथ प्लग होइए और जिंदगी को खुशहाल बनाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और जिंदगी एक शानदार तरीके से जिंदगी को जिए, एक लग्जरियस लाइफ जिए, करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आप या तो बहाने बना सकते हैं या आप जिंदगी बना सकते हैं। ये तय आपको करना है कि आप बहाने बनाएंगे या जिंदगी बनाएंगे। मौका आपके पास है, जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपको लेना है। मैं बस इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वेस्टीज पे विश्वास कीजिए, अपनी अपलाइन पे विश्वास कीजिए, उस परवरदिगार पे विश्वास कीजिए जिसने आपको इंसान के रूप में यहां पैदा किया है। आप समझिए, आपको फेथ करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूंगा, वो है F × S = A। यानी फेथ करिए प्लस स्किल को डेवलप करिए, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। अगर आपके पास फेथ है परंतु स्किल नहीं है तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, और आपके पास स्किल है परंतु फेथ नहीं है तो भी आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। अब फेथ की अगर हम बात करते हैं माय डियर, तो फेथ की बात हम करेंगे तो फेथ 4 तरह पे फेथ करना पड़ेगा आपको, यानी ट्रस्ट, बिलीव, आपको जो है विश्वास, आपको भरोसा, 4 चीजों पे करनी पड़ेगी। एक, सबसे पहले उस परम सत्ता पे, उस ऑलमाइटी पे, उस रब्बे कायनात पे जिसने आपको इस धरती पे भेजा। आप याद रखिए कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो रब्बे कायनात, वो आपका बुरा कभी नहीं चाह सकता, वो कभी नहीं चाह सकता माय डियर फ्रेंड्स। तो उस पे आप भरोसा रखिए। दूसरा, अपने माँ बाप पे भरोसा रखिए। आपकी माँ बाप से बेहतर आपके लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके माँ बाप नहीं होते तो आप इस जमीन पे नहीं आए होते, इस पृथ्वी पे नहीं आए होते और आपका कोई वजूद नहीं होता। तो आपकी नजर में आपके माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपके माँ बाप से बढ़ के आपके लिए इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तीसरा, फेथ आपको करना होगा अपने गुरु पे, अपनी अपलाइन पे, अपने टीचर्स पे, क्योंकि याद रखिए वही हैं जो आपको सही राह दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, और एक सच्चा गुरु कभी आपका अहित नहीं कर सकता। एक सच्चा अपलाइन आपका विजेता, आपको विजेता बनाने में मदद करता है, क्योंकि वो आपका कैप्टन है और वो कभी आपको डुबा नहीं सकता। चौथा, फेथ आपको करना होगा अपने आप पे, क्योंकि आप अगर अपने आप पे फेथ नहीं करते हैं तो आप जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते, कोई बदलाव नहीं ला सकते माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आपको अपने आप पे फेथ करना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, स्किल सीखिए, स्किल पे फोकस कीजिए। स्किल तो आपको सीखना ही पड़ेगा, प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट कैसे बताना है, मार्केटिंग प्लान कैसे शो करना है, टीम हैंडल कैसे करना है,
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ेगी और सीखना भी पड़ेगा। और जब ये दोनों आपके पास आएगा तभी आप एक्शन ले पाएंगे। और एक्शन आपको लेंगे, आपको मैसिव एक्शन लेना होगा ताकि आपका अल्टीमेट गोल जो है हैप्पीनेस, वो आपका मैसिव हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ये बातचीत है उसने आपको जरूर एक राह दिखाई होगी। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो याद रखिएगा, शंका आपकी जिंदगी को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए शक के दायरे से बाहर आइए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, क्योंकि डाउट इंसान को गहराई में लेके जाती है। याद रखिएगा कि इंसान की छोटी सोच और पैर का मोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी तक जो कर रहा हूं वही करता रहूं, तो याद रखिएगा, आप अभी तक जो कर रहे हैं अगर आगे वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। तो अगर आप कुछ नया परिणाम चाहते हैं, अगर आप कुछ नया रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको अपने करने में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको सही तरीका अपनाना पड़ेगा, आपको सही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, और तभी आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर मेरे जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है तो आपकी जिंदगी क्यों नहीं, आपकी जिंदगी क्यों नहीं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मैं सिर्फ लास्ट में आपको एक शेर के साथ अपनी बात को क्लोज करना चाहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। विश यू वेल, थैंक यू एंड गुड बाय।